Now we will discuss chapter 3 of class 12th, and the name of the chapter is human reproduction. So let's start this chapter. Human reproduction. देखिए, ह्यूमन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं और विविपेरस होते हैं। ह्यूमंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो पहला पॉइंट जो आपको इसमें मेंशन करना है, जो ह्यूमंस हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है ओनली, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और दूसरा, ह्यूमन जो है वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब होता है ये बच्चे पैदा करते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं। जो एनिमल्स अंडे देते हैं उनको ओविपेरस कहा जाता है, लेकिन ह्यूमन बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए ह्यूमन क्या है, विविपेरस है। आप पढ़े होंगे बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हैं, कशेरुकी हैं जो कि बच्चे पैदा करते हैं, जिसमें मैमल्स एक ग्रुप के रूप में जाना जाता है, बच्चे पैदा करने वाले ग्रुप के रूप में। तो ह्यूमन बिलोंग्स टू क्लास मैमेलिया। तो ह्यूमन क्या है, विविपेरस है। तो ह्यूमंस जो है वो विविपेरस होते हैं, ओविपेरस नहीं होते, अंडे नहीं देते। ठीक है, तो ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं और विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब होता है गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, तो गिव बर्थ टू यंग वंस, गिव बर्थ टू यंग वंस, ये बच्चे पैदा करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस वेरियस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकरिंग इन ह्यूमन। कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ह्यूमन शो करते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो ह्यूमन दिखाते हैं वो कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स दिखाते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, देखिए रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स में स्पर्म्स आते हैं, ओवा आते हैं। स्पर्म्स का फॉर्मेशन मेल्स में होता है और ओवम का फॉर्मेशन फीमेल्स में होता है। ठीक, तो सबसे पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद जो दूसरा रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है इंसेमिनेशन, यानी स्पर्म्स का ट्रांसफर फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में होना, इसी को बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो पहले क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद क्या होगा, इंसेमिनेशन। तो हम लोग सीक्वेंस से इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और गैमीट्स का जब फॉर्मेशन होता है तो आपको मालूम है जो ह्यूमंस होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी इसमें मेल इंडिविजुअल अलग होते हैं, फीमेल इंडिविजुअल अलग होते हैं। जो मेल इंडिविजुअल होता है वो स्पर्म्स बनाते हैं और जो फीमेल इंडिविजुअल्स होती हैं वो ओवम बनाती हैं। तो गैमीट्स दो तरह के होते हैं, आपको मालूम है। मेल जो है वो स्पर्म्स बनाते हैं और ओवम फीमेल में बनता है। तो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल्स by males, ठीक है।
और ovum are produced by females. Produced by females. तो ये हो गया पहला इवेंट गैमेटोजेनेसिस का. फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. मेल गैमीट इज स्पर्म and female gamete is ovum. Sperm is produced by male human and ovum is produced by female human. ठीक. दूसरा जो स्टेप होता है, इवेंट होता है, रिप्रोडक्टिव इवेंट, वो है इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन, ठीक है. इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं उनका ट्रांसफर किया जाता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में. तो स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड, स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड from males into genital tract of female. Genital tract of females. तो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म का ट्रांसफर होता है. मेल से फीमेल में स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है और फीमेल में कहा, उसके जेनाइटल ट्रैक्ट में. ठीक है. दैट इज इंसेमिनेशन. ये दूसरा रिप्रोडक्टिव इवेंट है. इसके बाद जो तीसरा रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में चले जाते हैं, ठीक है ना, और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आगे डिस्कशन होगा कि स्पर्म को रिलीज किया जाता है वेजाइना में, और वेजाइना से स्पर्म्स मूव करके फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आगे बढ़ते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे और वहां जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे ओवम का, क्योंकि ओवम ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में घुसता है और वहां पर वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आगे बढ़ता रहता है, तब तक स्पर्म इधर से पहुंच जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है. तो फर्टिलाइजेशन एक थर्ड रिप्रोडक्टिव इवेंट है. तो फर्टिलाइजेशन इज द थर्ड रिप्रोडक्टिव इवेंट. तो फर्टिलाइजेशन जो है वो थर्ड रिप्रोडक्टिव इवेंट है. और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू फॉर्म जाइगोट. यानी फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट. जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म and ovum to form zygote, यानी जाइगोट बनता है. तो fertilization is the third reproductive event in which zygote is formed. And how zygote is formed? It is formed by fusion of male and female gamete, that is fusion of sperm and ovum. sperm को male gamete कहते हैं, ovum को female gamete कहते हैं. ठीक है. इसके बाद जो चौथा रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है कि ये जो जाइगोट बन गया है तो फैलोपियन ट्यूब में बन गया, फर्टिलाइजेशन वहीं हुआ था. अब जाइगोट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और इससे एम्ब्रियोनिक स्टेज बनती है जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं. तो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ये चौथा रिप्रोडक्टिव इवेंट है. तो जो चौथा रिप्रोडक्टिव इवेंट हुआ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. इसके बारे में डिटेल आगे बताया जाएगा कि ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है. तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये जाइगोट से बनता है. ठीक है ना, ये जाइगोट से बनता है और ये एक एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है. ठीक है. तो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट क्या है? एन एम्ब्रियोनिक स्टेज. एन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये एक एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है. ठीक. तो ये हो गया चौथा रिप्रोडक्टिव इवेंट. इसके बाद जो पांचवा रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है वो होता है इम्प्लांटेशन. ये जो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तब तक ये यूट्रस में जा चुका होता है.
फैलोपियन ट्यूब से लुढ़क करके कहाँ पहुंच जाता है, यूट्रस में एम्ब्रियो, और वहां जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है वो यूट्रस की दीवार से चिपक जाती है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ यूट्रस, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो पांचवा जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है वो है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन जो है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ यूट्रस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल, अटैचमेंट ऑफ blastocyst to the uterine wall, to the uterine wall। उसके बाद जो छठा रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है उसको कहा जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक बार जब ब्लास्टोसिस्ट चिपक जाता है यूट्रस के वॉल से और उसको यूट्रस की वॉल से न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है, तो उसका डेवलपमेंट शुरू होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं बेबी बनने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, या उसी को बोलते हैं गैस्टेशन। तो आप जो देखेंगे कि छठवां जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है गैस्टेशन, और गैस्टेशन का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बहुत सिंपली इसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। और फिर लास्ट जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है वो होता है पार्ट्यूरेशन, बच्चा पैदा होना, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी ऑफ बेबी, जिसको एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। तो जो जो लास्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट है, ठीक है, सातवां जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है, पहला गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इंसेमिनेशन, तीसरा फर्टिलाइजेशन, चौथा फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, पांचवा इम्प्लांटेशन, छठा गेस्टेशन, सातवां पार्ट्यूरेशन। प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ यानी डिलीवरी ऑफ बेबी, इसको सिंपल तरीके से कहें तो डिलीवरी ऑफ बेबी, या इसी को प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ भी कहा जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ। तो इस तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो चीज आपको जाननी है कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमन विविपैरस होता है, ठीक है। और ह्यूमन जब रिप्रोडक्शन शो करता है तो उसमें कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के सीक्वेंसेस होते हैं और उनके करेक्ट सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि ह्यूमन जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, तो यूनिसेक्सुअल होने के नाते इसमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं। ह्यूमन इज नॉट बाइसेक्सुअल, ह्यूमन इज यूनिसेक्सुअल, तो मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात जब हम करते हैं तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मेल और फीमेल में कुछ एक तरह से कहा जाए तो डिफरेंट भी होता है, क्योंकि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो एनसीईआरटी बुक इस पॉइंट को मेंशन करती है कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में क्वाइट डिफरेंसेस होते हैं, और एक डिफरेंस सबसे बड़ा तो यही होता है कि मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड फीमेल प्रोड्यूसेस ओवम, और मेल में जो स्पर्म होता है वो थ्रू आउट लाइफ, जब तक मेल जिंदा रहता है यानी ओल्ड एज तक भी स्पर्म बनता रहता है, जबकि फीमेल में जो ओवम का प्रोडक्शन है वो लगभग 50 साल की उम्र तक ही चलता है। यानी कि जब फीमेल में मीनोपॉज वाली कंडीशन आ जाती है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रुक जाता है, तो फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो ह्यूमन जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये तो आप मेंशन कर ही लीजिए।
ठीक है, पता भी है आपको, इट इज नॉट अ बिग पॉइंट, आपको पता है ये चीज। और दूसरा कि मेल और फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस होती है उसका कब तक होती है गैमेटोजेनेसिस, इसका जिक्र एनसीईआरटी बुक में किया है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इट इज प्रोड्यूस्ड इन ओल्ड मैन, ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड टिल ओल्ड एज, यानी थ्रू आउट लाइफ स्पर्म का फॉर्मेशन पूरे जीवन भर चलता रहता है, यानी मेल अगर बूढ़े भी हो जाए तो उनमें भी स्पर्म बनता रहता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फीमेल के कंपैरिजन में। फीमेल में जो ये वाला गैमेटोजेनेसिस वाला रिप्रोडक्टिव इवेंट है ये खासकर बहुत ज्यादा डिफरेंट है मेल और फीमेल का, ठीक है। और फीमेल में जो ओवम का प्रोडक्शन होता है इट इज प्रोड्यूस्ड टिल मेनोपॉज, इट इज प्रोड्यूस्ड टिल 50 years of age, और ये 50 years of age ये एक एवरेज एज है, यानी कि ज्यादातर फीमेल इस एज तक पहुंचते पहुंचते मेंस्ट्रुएशन बंद कर देती है, यानी उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है और उसी को कहा जाता है मेनोपॉज। तो 50 साल की उम्र का मतलब हो गया कि मेनोपॉज वाली एज आ गई फीमेल में, ठीक है ना, मेनोपॉज वाली एज आ गई, जिसका जिक्र आगे भी होगा। तो यानी कि आपको बात समझनी होगी कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मेल और फीमेल में चलते हैं उनमें डिफरेंसेस भी होते हैं, और यहाँ पर जो एक बड़ा डिफरेंस है कि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन थ्रू आउट लाइफ होता रहता है। ओल्ड मैन में भी स्पर्मेटोजेनेसिस देखा जाता है, 70 साल 65 साल 80 साल की उम्र तक भी देखा जाता है, इवन कह लें कि टिल डेथ देखा जाता है। जाहिर सी बात है ओल्ड होने पर ऑर्गन्स डिग्रेड करेंगे तो इनका फॉर्मेशन स्पर्म की जो मात्रा होगी बहुत कम होती जाएगी, बट होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। लेकिन फीमेल में जो ओजेनेसिस यानी ओवम का फॉर्मेशन यानी गैमेटोजेनेसिस का जो टाइप फीमेल में देखा जाता है उसको ओजेनेसिस बोलते हैं, वो मेनोपॉज एज तक ही चलता है और वो लगभग 50 साल की एज होती है जब उसका मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ये सब प्यूबर्टी के बाद होते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकर आफ्टर प्यूबर्टी। तो आप इस पॉइंट को मेंशन कर लें, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकर आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है यौवनावस्था, यानी जब चाइल्ड से एडल्ट में कन्वर्जन होता है तो बीच में एक स्टेज आती है प्यूबर्टी की, उसको प्यूबर्टल एज कहा जाता है, यानी इंडिविजुअल सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो उस एज को प्यूबर्टल एज कहा जाता है। यानी प्यूबर्टी को सीधे शब्दों में हिंदी में कहा जाए तो यौवनावस्था जब आती है तब रिप्रोडक्टिव इवेंट्स सारे दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये जो प्यूबर्टल एज होती है ये 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल यही रेंज होता है प्यूबर्टल एज का। कुछ लोगों में 11 साल पर, कुछ लोगों में 12 साल पर, कुछ लोगों में 13 साल पर, कुछ लोगों में 14 साल पर, कुछ लोगों में 15 साल पर। तो ये प्यूबर्टी के ऑनसेट का टाइम है। फीमेल में प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, मेल में प्यूबर्टी 1-2 साल लेट में आती है, ठीक है। तो जब प्यूबर्टी आती है तभी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की शुरुआत होती है, मतलब रिप्रोडक्टिव जितने भी 7 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आपने देखे हैं वो प्यूबर्टी आने के बाद ही आपको पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, इनकी लोकेशन का, इनकी फंक्शन का, तमाम चीजें डिस्कशन करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सिस्टम बना होता है ऑर्गन्स से, कई सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे जो कि मिलकर के सिस्टम बनाएंगे, आपके बॉडी में कहां दिखेगा, तो वो पेल्विक रीजन में दिखेगा। पेल्विक रीजन जो होता है वो कमर वाले हिस्से को बोला जाता है।
आप पढ़े होंगे आपके बॉडी में ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको थोरैक्स कहते हैं, उसके बाद जो थोरैक्स के नीचे पार्ट होता है उसको एब्डोमेन कहते हैं, और एब्डोमेन में भी जो निचला हिस्सा होता है, एब्डोमेन के नीचे समझिए लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, वो पेल्विस रीजन होता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इट इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन है लोकेटेड इन पेल्विस रीजन, लोकेटेड इन पेल्विस रीजन, इन पेल्विस रीजन। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पाए जाते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस देखा जाता है, एसेसरी डक्ट्स देखे जाते हैं, ठीक है, एसेसरी डक्ट्स देखे जाते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स देखे जाते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स देखे जाते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटलिया देखा जाता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया, जेनिटलिया, ठीक है। तो यहां पर एक्सटर्नल जेनिटलिया तो बाहर से ही दिख जाता है, लेकिन टेस्टिस, एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स ये बाहर से नहीं दिखाई देते, इसलिए इनके नाम में एक्सटर्नल शब्द नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया ये बाहर से ही दिखता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको कहां मिलेंगे? ये पेल्विस रीजन में मिलेंगे, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है टेस्टिस का, एसेसरी डक्ट्स का, एसेसरी ग्लैंड्स का और एक्सटर्नल जेनिटलिया का, और हम बारी बारी इनका डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए जो टेस्टिस है, टेस्टिस में ध्यान रखिएगा इसकी संख्या 1 पेयर होती है। तो टेस्टिस की संख्या जो है वो 1 पेयर होती है, यानी 2 टेस्टिस होते हैं। और यहां पर ये स्पेलिंग जो है TES है, यानी ये प्लूरल, यानी जब हम दोनों टेस्टिस को कंसीडर करके टेस्टिस लिखेंगे तो TES लिखेंगे, तो ये प्लूरल टर्म है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये प्लूरल टर्म है। और जब हम टेस्टिस लिखते हैं TESTIS, तो ये सिंगल टेस्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर टर्म है। तो सिंगुलर टर्म में जब आप स्पेलिंग लिखेंगे टेस्टिस की तो TIS लिखेंगे, और प्लूरल टर्म में जब आप टेस्टिस की स्पेलिंग लिखेंगे तो TES लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ह्यूमन मेल में 1 पेयर टेस्टिस पाया जाता है, ठीक है। और टेस्टिस की लोकेशन बॉडी कैविटी, आप यूं कह लें कि बॉडी कैविटी से अलग एक कैविटी होती है जिसको स्क्रोटम कहते हैं, उसमें होता है टेस्टिस की लोकेशन, ठीक है। तो टेस्टिस का जो लोकेशन होता है वो बॉडी कैविटी से बाहर की तरफ होता है। मतलब बॉडी कैविटी कौन सा? एब्डोमेन के ही निचले हिस्से को पेल्विस कहते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी से एक पाउच निकला रहता है और उस पाउच को स्क्रोटम कहते हैं, उसमें टेस्टिस होता है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि ये एब्डोमिनल कैविटी है, उसका निचला हिस्सा है, और एब्डोमिनल कैविटी से एक ऐसे पाउच निकल गया, ठीक है, एक ऐसे पाउच निकल गया, ये पाउच निकल गया। तो आप इसको लिख सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और टेस्टिस की लोकेशन इसी पाउच में होती है, इसी पाउच को स्क्रोटम कहा जाता है, स्क्रोटम। सो दिस पाउच इज कॉल्ड स्क्रोटम। ये एब्डोमिनल कैविटी से ही निकला रहता है और टेस्टिस की लोकेशन इसी स्क्रोटम में होती है, टेस्टिस की लोकेशन इसी स्क्रोटम में होती है। ये स्क्रोटम है जिसमें दोनों टेस्टिस लोकेटेड है, ठीक है। तो टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो आप यहां मेंशन कर लेंगे कि टेस्टिस इज
outside the abdominal cavity in a pouch called scrotum. तो टेस्टिस जो होता है वो एक पाउच में रहता है जिसको स्क्रोटम कहा जाता है। ये क्लियर हो गया? और एब्डोमिनल कैविटी से अलग एक पाउच निकली है, उसके अंदर टेस्टिस है। इसका एक मकसद भी होगा, क्योंकि स्क्रोटम की वजह से टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो कम रहता है। नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम रहता है। तो जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर इज 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो स्क्रोटम के अंदर का जो टेम्परेचर होगा, यानी टेस्टिस का जो टेम्परेचर होगा, ऐसे कह लीजिए, वो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड आप कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होगा वो आप कह सकते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो टेम्परेचर होता है स्क्रोटम का वो एब्डोमिनल कैविटी से कम होता है, जिसकी वजह से टेस्टिस को एक ठंडा या कह सकते हैं लो टेम्परेचर वाला जोन मिलता है, और इस लो टेम्परेचर पर ही स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाता है। तो याद रखें कि टेस्टिस के चारों ओर टेम्परेचर लो होना चाहिए, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर्स एट लो टेम्परेचर। स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर्स एट लो टेम्परेचर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो लो टेम्परेचर पर होता है, और लो टेम्परेचर स्क्रोटम में रहता है एब्डोमिनल कैविटी के तुलना में। और लो टेम्परेचर का मतलब हो गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर 37 डिग्री हो गया तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। यही मतलब हुआ इसका। ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गया कि टेस्टिस अगर एब्डोमिनल कैविटी में रहेगा तो यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है? लेकिन टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में पाया जाता है, और यहां टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वजह से यहां पर टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन जाएंगे। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म इसीलिए बन पाते हैं क्योंकि वो एब्डोमिनल कैविटी में ना रह करके कहां रहता है? स्क्रोटम में रहता है। और स्क्रोटम की वॉल एब्डोमिनल कैविटी के वॉल से पतली होती है, और एरिएशन होता है। देखिए अब सरफेस एरिया ये ज्यादा हो गया है, और इससे एयर का कांटेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए कूलिंग इफेक्ट की वजह से जो स्क्रोटम का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो ये एयर का कांटेक्ट एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा है, इस वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है स्क्रोटम का। ठीक है? अब यहां पर आपको याद रखना है कि जो टेस्टिस है वो टेस्टिस स्क्रोटम में तो पाया जाता है, लेकिन बनता कहां पर है? टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही बनता है, और ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और वहां से बन करके फिर वो डिसेंड कर जाता है, नीचे उतर आता है जब स्क्रोटम बन जाता है तब। यानी शुरू में बच्चे में टेस्टिस कहाँ रहेगा? एब्डोमिनल कैविटी में रहेगा। बाद में वो स्क्रोटम जब बन जाता है तो उसके अंदर डिसेंड कर जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, टेस्टिस का फॉर्मेशन जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, यानी टेस्टिस इज फॉर्म्ड इन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक
बनने के बाद ये फिर डिसेंड कर जाती है स्क्रोटम में। तो आप यहां दिखा देंगे कि टेस्टिस बनने के बाद ये डिसेंड कर जाता है स्क्रोटम में। ये देखिए नीचे चला आता है टेस्टिस। तो यहां पर ये ध्यान रखना होगा कि टेस्टिस इज फॉर्म्ड इन एब्डोमिनल कैविटी एंड देन इट डिसेंड्स इनटू स्क्रोटम। ठीक, अब हम लोग टेस्टिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में बनता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्क्रोटम भी बन जाता है, और एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस डिसेंड करके स्क्रोटम में चला आता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, या कई बार बच्चे जब पैदा हो जाते हैं उसके बाद टेस्टिस जो है वो डिसेंड करता है स्क्रोटम में। ज़्यादातर केस में तो टेस्टिस पहले ही डिसेंड कर जाता है, लेकिन कुछ केसेस में जब पार्ट्यूरेशन हो जाता है उसके बाद जो है टेस्टिस डिसेंड करता है एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में। ठीक है, अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जो टेस्टिस है उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस है, एसेसरी डक्ट है, एसेसरी ग्लैंड है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है, लेकिन इसमें टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं और बाकी जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। यानी एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, लेकिन टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। तो टेस्टिस जो होता है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। सो टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का दो फीचर होता है, एक कि वो गैमीट बनाते हैं और दूसरा उनसे हार्मोन्स निकलते हैं। अगर मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा तो मेल हार्मोन रिलीज करेगा, अगर फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, जैसे ओवरी होता है फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो उससे फीमेल हार्मोन निकलेगा। एस्ट्रोजन का नाम सुने होंगे, प्रोजेस्टेरॉन का नाम सुने होंगे। मेनली एस्ट्रोजन को फीमेल हार्मोन कहा जाता है, फीमेल कैरेक्टर डेवलप कराता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनके भी डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है एस्ट्रोजन। उसी तरह से मेल सेक्स हार्मोन को एंड्रोजेंस कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन का नाम आपने सुना होगा। तो ये टेस्टिस से ही तो निकलता है, और ये इसको मेल हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेल कैरेक्टर्स को डेवलप कराता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन करने में रोल प्ले करता है। तो ध्यान रखिए कि टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो ये गैमीट बनाता है, प्रोड्यूसेस गैमीट, ठीक है, और दूसरा इट सिक्रीट्स हॉर्मोन्स, तो ये हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, ये हार्मोन सिक्रीट्स करता है। तो ये इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो गैमीट बनाएंगे और हार्मोन सिक्रीट करेंगे। अब टेस्टिस से जो गैमीट बनता है वो है स्पर्म्स, और इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं, मेन हार्मोन जो निकलता है वो है एंड्रोजेंस, और एंड्रोजन के एग्जाम्पल में है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेस्टिस को क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। अब इसके बाद आप देखें कि टेस्टिस का साइज क्या होता है। एनसीईआरटी बुक में ये मेंशन किया गया है। टेस्टिस का जो साइज होता है उसमें लंबाई यानी लेंथ और विड्थ दिया है, चौड़ाई दिया हुआ। तो मान लीजिए ये टेस्टिस का विड्थ है और ये टेस्टिस की लंबाई, ठीक है। तो टेस्टिस जो होता है 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ध्यान रखिएगा। तो टेस्टिस इज 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। और टेस्टिस की जो विड्थ होती है यानी जो उसकी चौड़ाई होती है, टेस्टिस की जो विड्थ होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। तो टेस्टिस का जो विड्थ होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, जबकि टेस्टिस की जो लंबाई होती है
वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब हम टेस्टिस को अगर सेक्शन काट के देखें, इसका जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट के देखें तो हमको उसके अंदर क्या दिखेगा, आइए उसको समझते हैं। देखिए टेस्टिस का अगर आप सेक्शन काटेंगे तो एक तो टेस्टिस की दीवार दिखेगी, और टेस्टिस की जो दीवार होगी वो डेंस वॉल होगी, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई वॉल होगी, और टेस्टिस के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स दिखेंगे। लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक लोब्यूल, ये दूसरा लोब्यूल, ये तीसरा लोब्यूल, ये चौथा लोब्यूल, इस तरह से बहुत सारे लोब्यूल्स टेस्टिस में होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि टेस्टिस में, हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक। और इन कंपार्टमेंट्स को ही टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। तो इन कंपार्टमेंट्स को ही क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। तो ये सब अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमने दिखा दिया कि ये कंपार्टमेंट्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं अलग अलग, ठीक। और ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स होंगे, ये ध्यान रखना है टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस की जो वॉल होती है, टेस्टिस वो डेंस कवरिंग से घिरी रहती है, इट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा, फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा। तो ये हो गया वॉल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। और ये डेंस कवरिंग होती है, डेंस, एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि ये डेंस कवरिंग होती है, और ये वास्तव में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है वॉल, इसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो वॉल है, हालांकि इसके वॉल में कई लेयर्स होते हैं, लेकिन आपको जानना है जो उसकी मेन वॉल होती है, जो मेन लेयर होता है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। तो ये है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, क्या बोला, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। It is main wall of testis. It is not only wall of testis, it is main wall of testis, and it is made up of dense fibrous connective tissue, ठीक है। और एनसीईआरटी उसको लिख देता है कि डेंस कवरिंग का बना होता है, ठीक है। तो ये हो गया वॉल टेस्टिस की हो गई, दैट इज अ डेंस कवरिंग। और इसके अंदर आपको लोब्यूल्स दिख गए, 250 लोब्यूल्स होते हैं। और ये आप लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देख रहे हैं, एलएस देख रहे हैं, सो दिस इज एलएस ऑफ टेस्टिस, ठीक है ना। ये एलएस ऑफ टेस्टिस है, एलएस ऑफ टेस्टिस, कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा इससे। अब इसके अंदर आपको डक्ट मिलेगी, मेन डक्ट मिलेगी, दैट इज नॉट एसेसरी डक्ट, ट्यूब मिलेगी, कॉइल्ड ट्यूब्स मिलेंगे हर लोब्यूल्स में, 1 से लेकर के 3, जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स आप दिखा देंगे, ऐसे कॉइल्ड ट्यूब्यूल आप दिखा देंगे, ये कॉइल्ड ट्यूब्यूल है, आप देख रहे हैं। किसी लोब्यूल से एक कॉइल्ड ट्यूब्यूल आएगा, किसी लोब्यूल से 2 कॉइल्ड ट्यूब्यूल आएगा, किसी लोब्यूल से 3 कॉइल्ड ट्यूब्यूल आएगा। तो 1 से लेकर के 3 कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर 2 कॉइल्ड ट्यूब्यूल हमने दिखा दिया, तो ऐसे ही 1 से लेकर के 3 कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स अलग अलग लोब्यूल से निकलते हैं या लोब्यूल में पाए जाते हैं। तो इन कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स को कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और यही मेन डक्ट होते हैं टेस्टिस के। यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने एक लिखा है एसेसरी डक्ट,
सहायक नलिकाएं या सहायक नलियां। लेकिन मेन नली कौन सी है, मेन डक्ट कौन सी है, वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि टेस्टिस के अंदर होती है, उसके लोब्यूल्स में होती है। तो इनको हम लिख देंगे, यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और यहां लिख लेंगे ईच लोब्यूल कंटेन्स, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 seminiferous tubules, seminiferous tubules, ठीक है। तो यानी कि अधिकतम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिल सकते हैं। तो अधिकतम का मतलब हो गया कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं और उसमें मैक्सिमम 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक लोब्यूल में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अगर पाया जाएगा तो आप देख सकते हैं 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैक्सिमम एक टेस्टिस में होंगे। ये जो गिवन डेटा एनसीईआरटी बुक में उसके आधार पर बता रहे थे, अंदाजा है, एग्जैक्ट वो 750 होगा ये जरूरी नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे कि टेस्टिस में लगभग 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं अधिकतम, और अगर एक एक होगा तो मिनिमम 250। तो कुछ लोगों में 300, कुछ लोगों में 250, कुछ लोगों में 500, कुछ लोगों में 700 हो सकता है, कुछ लोगों में 800 हो जाए, 900 हो जाए। मतलब ये एक अंदाजा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या एक टेस्टिस में कितनी होगी। तो वो आप जो एनसीईआरटी बुक में डेटा लिखा है वो ध्यान रखिएगा कि एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और टोटल लोब्यूल की संख्या होती है, कंपार्टमेंट्स की संख्या होती है एक टेस्टिस में कितना, 250, ठीक। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी इसी के अंदर से स्पर्म बन करके ये निकल के इधर आते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रोड्यूसेस स्पर्म, स्पर्म्स फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, ठीक। ये बात सबको समझ में आ गई। अब यहां पर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको दिख रहा है, ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अपने अपने लोब्यूल से निकल करके, अपने अपने कंपार्टमेंट से निकल करके आगे बढ़ते हुए एक ट्यूबुलर नेटवर्क में जाके खुलती है, एक ट्यूबुलर नेटवर्क में जाके खुलती है और उस ट्यूबुलर नेटवर्क को रीटी टेस्टिस कहा जाता है। तो हम यहाँ पर एक ट्यूबुलर नेटवर्क बना देते हैं। ये देखिए, ये एक ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है, इसमें स्पर्म कुछ देर के लिए स्टोर रहता है। तो ये ट्यूबुलर नेटवर्क है, ये भी ट्यूब का ही बना हुआ है। ये रीटी टेस्टिस देखिए बना रहे हैं, ये भी ट्यूब का बना है, ठीक है, ये भी ट्यूब दिख रही है। तो ये ट्यूबुलर नेटवर्क है, ट्यूब का जाल फैला हुआ है टेस्टिस में एक साइड में, ठीक है। इसी को बोलते हैं रीटी टेस्टिस। तो रीटी टेस्टिस एनसीईआरटी बुक में डायग्राम में तो स्पष्ट दिखाया ही नहीं कि रीटी टेस्टिस दिख कैसे रहा होगा। तो ये हो गया रीटी टेस्टिस। दिस जो ब्लू कलर से हमने ट्यूब का नेटवर्क बनाया है, इसको बोलते हैं रीटी टेस्टिस। तो आप यहां लिख लें कि रीटी टेस्टिस में जा करके खुलती हैं सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो मेन रिप्रोडक्टिव डक्ट हैं जिनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म बनने के बाद ये सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकल करके इस रीटी टेस्टिस में जाता है और थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और यही रीटी टेस्टिस से एसेसरी डक्ट शुरू हो जाता है, यानी रीटी टेस्टिस जो है ये भी तो डक्ट है, इसमें तो नलियां दिख रही हैं। तो इस रीटी टेस्टिस भी ट्यूबुलर नेटवर्क है और ये एसेसरी डक्ट्स में इसको गिना जाता है। जो हमने लिखा है ना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होता है, एसेसरी डक्ट होता है, एसेसरी ग्लैंड होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। तो एसेसरी डक्ट का नाम वहां नहीं लिखा, वो धीरे धीरे बताएंगे। तो एसेसरी डक्ट में जो पहली एसेसरी डक्ट आपको जाननी है वो है रीटी टेस्टिस।
और इससे पहले ये जो डक्ट है ये मेन डक्ट है क्योंकि इसमें स्पर्म बन रहा है, ठीक। तो टेस्टिस जो स्पर्म बनाता है वो बनाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आकर के रीटी टेस्टिस में खुल जाती है सारी की सारी, और रीटी टेस्टिस से फिर कुछ ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के बाहर निकलती है, और जो ट्यूब्यूल टेस्टिस के बाहर निकलती है रीटी टेस्टिस से, उन्हीं ट्यूब्यूल्स को वासा इफरेंशिया कहा जाता है। तो ये वासा इफरेंशिया आप ऐसे दिखा देंगे, टेस्टिस से बाहर कुछ ट्यूब्यूल्स निकलेंगी, इनको कहेंगे वासा इफरेंशिया, ठीक। तो वासा इफरेंशिया इन सबको कहा जाएगा कलेक्टिवली। देखिए आप कि ये जो वासा इफरेंशिया है ये एक ट्यूब्यूल नहीं है, ये बहुत सारे ट्यूब्यूल्स हैं, और ये सब आपस में यूनाइट होकर के एक मोटा हाईली कॉइल्ड ट्यूब बनाते हैं जो कि टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस से चिपका रहता है, एंटीरियर सरफेस से नहीं। तो मान लीजिए ये टेस्टिस का एंटीरियर सरफेस है, ठीक है, ये वाला एंटीरियर सरफेस है, तो ये वाला कौन सा सरफेस हुआ? पोस्टीरियर सरफेस। तो वासा इफरेंशिया जो है वो आपस में यूनाइट होकर के ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब बनाती हैं, हाईली कॉइल्ड ट्यूब बनाती हैं, और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको इपिडिडाइमिस कहा जाता है। तो ये टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस से चिपका रहता है। आप देखिए दिस इज इपिडिडाइमिस, काफी मोटा ट्यूब होता है, ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, सो दिस इज इपिडिडाइमिस। तो इस तरीके से इपिडिडाइमिस के बारे में भी आपको पता चल गया। और ये इपिडिडाइमिस जो ट्यूब है ये टेस्टिस के अंदर नहीं होता, टेस्टिस के बाहर होता है। तो इपिडिडाइमिस टेस्टिस के बाहर होता है, टेस्टिस के अंदर नहीं होता। वासा इफरेंशिया भी टेस्टिस के बाहर होती हैं, टेस्टिस के अंदर नहीं होती, वो टेस्टिस से निकलती हैं। तो ध्यान रखेंगे कि टेस्टिस के अंदर कौन कौन से ट्यूब्यूल्स हैं। तो टेस्टिस के अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें रीटी टेस्टिस जो ट्यूबुलर नेटवर्क है वो है। वासा इफरेंशिया बाहर निकल रही है, वासा इफरेंशिया देखिए बाहर निकल रही है, वासा इफरेंशिया बहुत सारी होती हैं, ठीक है, और 10 से 12 कभी कभी 16 भी वासा इफरेंशिया होती हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 2 डजन और 3 डजन वासा इफरेंशिया होती हैं, और वो निकलती है टेस्टिस से बाहर और आपस में यूनाइट होकर के वो एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब बनाती हैं जिसको इपिडिडाइमिस कहते हैं। और इपिडिडाइमिस अटैच टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस पर इपिडिडाइमिस किस तरफ चिपका रहता है? पोस्टीरियर सरफेस की तरफ चिपका रहता है। तो आप इसको लिख दीजिए इपिडिडाइमिस, ठीक है, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक इपिडिडाइमिस है, ठीक है। यहां भी स्पर्म का स्टोरेज होता है, तो स्पर्म का स्टोरेज रीटी टेस्टिस में भी हो रहा है, स्पर्म का स्टोरेज इपिडिडाइमिस में भी हो रहा है, ठीक। तो इपिडिडाइमिस क्या होता है, कहां रहता है? अटैच्ड टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। तो इपिडिडाइमिस जो है वो टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस से अटैच रहता है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो मेन डक्ट हुई, लेकिन जो रीटी टेस्टिस है, वासा इफरेंशिया है, और जो इपिडिडाइमिस है ये एसेसरी डक्ट हो गया। और इपिडिडाइमिस से फिर एक स्ट्रेट डक्ट निकलती है जिसमें क्वाइलिंग नहीं होती है, और ये फिर निकल करके एब्डोमिनल कैविटी में चली जाती है। ये हम लोग आगे एक जब दूसरा चित्र बनाएंगे तो वहां समझेंगे। तो इपिडिडाइमिस से कौन सी डक्ट निकलती है? उसको वास डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे वास डिफरेंस जो है वो इपिडिडाइमिस से निकलती है। इपिडिडाइमिस का जो निचला हिस्सा होता है, टेस्टिस का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, वहीं से ये वास डिफरेंस निकलती है, और ये कहां चली जाती है? टू एब्डोमिनल कैविटी, टू AC हमने लिख दिया है। तो वास डिफरेंस कहां चली जाती है? टू एब्डोमिनल कैविटी। तो आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं? इस चित्र में आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखा है, वो मेन डक्ट होता है, ठीक। और इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद आपने रीटी टेस्टिस देखा है, ये रीटी टेस्टिस है, ये वासा इफरेंशिया है,
और ये इपिडिडाइमिस है और ये वास डिफरेंस है। तो आपने रीटी टेस्टिस देखा, इसके बाद वासा डिफरेंशिया देखा, इसके बाद इपिडिडाइमिस देखा और फिर वास डिफरेंस देखा। यानी 1 2 3 4 ये जो चारों डक्ट्स हैं ये सब एसेसरी डक्ट्स हैं। इसी को मेल एसेसरी डक्ट कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एसेसरी डक्ट्स के लिस्ट में आते हैं। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसेसरी डक्ट किसको कहा जाता है और मेन डक्ट किसको कहा जाता है। इसमें कौन सी एसेसरी डक्ट है जो टेस्टिस के अंदर पाई जाती है, तो टेस्टिस के अंदर जो एसेसरी डक्ट है वो रीटी टेस्टिस है। और वासा डिफरेंशिया रीटी टेस्टिस से स्पर्म को लेके कहां जाती है, इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस फिर स्पर्म को कहां देता है, वास डिफरेंस में। तो अगर आप स्पर्म के फॉर्मेशन की साइट देखें तो स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है। यानी स्पर्म सेमिफेरस ट्यूब्यूल से कहां आया, रीटी टेस्टिस में। रीटी टेस्टिस से कहां आया, वासा डिफरेंशिया में। वासा डिफरेंशिया से कहां गया, इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस से कहां गया, वास डिफरेंस में। तो आप देखेंगे कि जो स्पर्म का जो फ्लो है वो उसका पाथवे एक तरह से कहा जाए तो स्पर्म का पाथवे क्या होगा, तो स्पर्म का पाथवे जो होगा वो सेमिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जाएगा रीटी टेस्टिस में। रीटी टेस्टिस से स्पर्म जाएगा वासा डिफरेंशिया में। वासा डिफरेंशिया से स्पर्म जाएगा इपिडिडाइमिस में और इपिडिडाइमिस से फिर स्पर्म जाएगा वास डिफरेंस। और फिर वास डिफरेंस के आगे फिर आपको इजैकुलेटरी डक्ट मिलेगा, यूरेथ्रा मिलेगा, फिर बॉडी के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि टेस्टिस के अंदर सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनता है। अब देखिए ये जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल होता है, इस सेमिफेरस ट्यूब्यूल का भी अगर आप सेक्शन काटें तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल का अगर आप सेक्शन काटेंगे तो इस सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल की जो दीवार है उसके दीवार में 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स और इसमें जो सेल्स होती हैं वो है सर्टोली सेल्स। ठीक है, इसके दीवार में जगह जगह सर्टोली सेल्स मिलेंगी। ये है सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार में आपको सर्टोली सेल्स मिलेंगी और इसकी दीवार में मेल जर्म सेल्स भी मिलेंगी। तो इसकी दीवार में मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया भी मिलेंगी। तो इसके दीवार में स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स भी मिलेंगी। ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया। तो आप लिख लें स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स। ठीक है, और इसकी दीवार में आपको सर्टोली सेल्स भी मिलेगी। ये सर्टोली सेल्स है, ये जो आप सेल देख रहे हैं दिस इज सर्टोली सेल। ठीक है, ये सर्टोली सेल। तो आप कह सकते हैं सेमिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सर्टोली सेल एंड मेल जर्म सेल्स। तो आप इनको लिख दीजिए सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल के दीवार में 2 तरह की सेल्स मिलती हैं। आप देख रहे हैं सर्टोली सेल है और बीच बीच में स्पर्मेटोगोनिया है। यानी स्पर्मेटोगोनिया कंटिन्यूएशन में नहीं है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया के बाद सर्टोली सेल, फिर कुछ स्पर्मेटोगोनिया, फिर सर्टोली सेल। और आप देख रहे हैं कि सर्टोली सेल्स जो अगल बगल की सर्टोली सेल्स हैं वो सटी तो नहीं है क्योंकि उनके बीच में कौन सी सेल है, स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन ये वाली सर्टोली सेल और ये वाली सर्टोली सेल एडजेसेंट हो गई तो इनसे प्रोसेस निकले रहते हैं और दोनों सर्टोली सेल के प्रोसेस एक दूसरे से चिपके रहते हैं। और एक तरह से आप इनको आर्म कह सकते हैं, सर्टोली सेल के आर्म्स हैं जो निकले हुए हैं और ये आर्म समय समय पर अलग हो जाते हैं फिर जुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं फिर जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया से मिल करके बना होता है सेमिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल। तो आप लिख सकते हैं सेमिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सर्टोली सेल एंड स्पर्मेटोगोनिया। तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सर्टोली सेल
एंड स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनिया को ही बोलते हैं मेल जर्म सेल्स। अब यहां पर देखेंगे जो मेल जर्म सेल्स होती हैं, जो मेल जर्म सेल्स होती हैं वो मियोटिक डिवीजन दिखाती है, मियोसिस दिखाती हैं और स्पर्म्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान आपको रखना है, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्म बनाने का काम करती है, स्पर्म बनाने का काम करती है, ठीक है। कौन से डिवीजन के द्वारा? मियोसिस के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे कि ये मियोसिस के द्वारा, मियोसिस डिवीजन के द्वारा, यानी मेल जर्म सेल मियोसिस दिखाती हैं स्पर्मेटोगोनिया और क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाती हैं, ठीक है। अब जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां क्लियर करेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया जो मियोसिस दिखाते हैं उनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया पहले डिवाइड करके ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे, उसके बाद उसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है या ज्यादातर स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करके बड़े हो जाएंगे और उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस दिखाएंगे। तो कहने का मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो मियोसिस दिखाता है, लेकिन वो भी एक तरह की स्पर्मेटोगोनिया ही है जो कि ग्रो करके बड़ी हो गई है। तो एनसीईआरटी बुक ने यहां लिख दिया है कि स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस दिखाता है और टेक्निकली जो स्टेज मियोसिस दिखाता है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिखाता है, जो आगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में समझेंगे। तो फिलहाल यहाँ एनसीईआरटी की लाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया जिसको कि मेल जर्म सेल कहते हैं वो मियोसिस दिखा करके ये फाइनली स्पर्म बनाता है। और जो सर्टोली सेल है इसका काम है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को। तो सर्टोली सेल जो होता है इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म सेल, ठीक है। और जितने भी ये स्टेजेस होते हैं, वेरियस स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जर्म सेल को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और जो स्पर्म्स होते हैं उनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एनसीईआरटी बुक ने लिखा है ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है उसके बाहर का जो रीजन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो रीजन होता है उसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी आप ये जो स्पेस देख रहे हैं इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी ये जो स्पेस है ये इंटरस्टिशियल स्पेस है और इंटरस्टिशियल स्पेस आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, यानी दिस स्पेस इज लोकेटेड आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। यानी ये जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये सारे स्पेस जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है इंटरस्टिशियल स्पेस कहे जाएंगे, ठीक है। और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में एक स्पेशल सेल पाई जाती है, लेडिग सेल। कौन सी सेल पाई जाती है? लेडिग सेल। तो हम यहाँ लेडिग सेल बना दे रहे हैं, ये लेडिग सेल बना दे रहे हैं। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन सी सेल पाई जाती है? लेडिग सेल पाई जाती है। तो मैं इसको लिख देता हूं लेडिग, LEYDIG, लेडिग सेल, ठीक है। तो ये लेडिग सेल हो गया जो इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती है। और इसी लेडिग सेल से आप सुने होंगे मेल हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेंस निकलता है। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बाहर जो सेल होगी वो लेडिग सेल होगी, ठीक है। और ये इसके बाहर जो लेडिग सेल होगी इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक, ये जो लेडिग सेल है इस लेडिग सेल से जो हार्मोन निकलेगा उसको बोलेंगे एंड्रोजेंस। क्या कहेंगे उसको? एंड्रोजेंस। और उसमें जो मेन एंड्रोजन होगा उसका नाम क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम होगा? टेस्टोस्टेरोन। तो लेडिग सेल पाई जाती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दिस इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इससे बाहर जो स्पेस होगा उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे, यानी इससे बाहर जो स्पेस है ये सब इंटरस्टिशियल स्पेस है। और इसमें जो सेल पाई जाएगी उस सेल को कहेंगे लेडिग सेल। और लेडिग सेल का काम है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करना, ठीक है।
और इसके अलावा एनसीईआरटी बुक लिखती है कि इसमें कुछ और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स पाई जाती हैं, नाम नहीं दिया है तो यहां पर मेंशन कर लेंगे। जनरल सेल्स पाई जाती हैं, कुछ लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं जो ब्लड से निकल के आती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि बाहर ही ब्लड वेसल्स भी होते हैं, इसी में ब्लड वेसल्स भी दिखेगा बाहर ही, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना, ये जगह जगह बाहर आपको सेमिफेरस ट्यूब्यूल के ब्लड वेसल्स भी मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम चाहे तो ब्लड वेसल्स भी दिखा सकते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये कौन सा वेसल है बेटा? ब्लड वेसल, उसका भी सेक्शन कटा हुआ दिखेगा आपको, तो ये ब्लड वेसल है, ठीक है। तो इसको हम, जगह नहीं है तो मैं लिख देता हूं ब्लड वेसल, ठीक है, ये है ब्लड वेसल, ठीक है। और जो टेस्टोस्टेरोन से, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है लेडिक सेल से, वो इसी ब्लड में डाला जाता है। ये लेडिक सेल जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाल करके इसी ब्लड में डालती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेडिक सेल से बन के वहीं ब्लड वेसल में चला जाता है। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक लिखती है कि जो ये स्पेस आपको दिखता है जिसको कि इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, इसमें लेडिक सेल के अलावा अदर कॉम्पिटेंट सेल्स भी मिलती हैं, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। तो यहाँ पर आप मेंशन कर लेंगे कि इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी पाई जाती हैं अदर। तो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, कॉम्पिटेंट सेल्स, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी दिखती हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में दो तरह की सेल दिखती हैं, लेडिक सेल भी दिखती है और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी दिखती हैं, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स का मतलब है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी से रिलेटेड सेल्स हैं, ठीक है। और जब आप इम्यूनिटी चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th में, अभी आगे आएगा ही, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं, वहां डिस्कशन ये होगा डिटेल में। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि जो टेस्टिस का आपने सेक्शन देखा उसमें सेमिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो पोर्शन होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में दो तरह की सेल दिख रही है, लेडिक सेल और अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, और इसी में ब्लड वेसल्स भी दिखते हैं। तो लेडिक सेल से जो हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, वो इसी ब्लड वेसल में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और लेडिक सेल को ही इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है। तो लेडिक सेल इज आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल। तो लेडिक सेल को ही इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल। तो लेडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। याद रखिए सर्टोली सेल पाई जाती है सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, लेडिक सेल पाया जाता है सेमिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में। और सर्टोली सेल का काम जर्म सेल को न्यूट्रिशन देना है, ये एनसीईआरटी बुक ने लिखा है। लेकिन आपको बता दें कि जर्म सेल के अलावा, जर्म सेल यहाँ कौन दिख रहा है? स्पर्मेटोगोनिया। तो लग रहा है कि सर्टोली सेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन देगी, लेकिन स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, उनसे स्पर्मेटिड बनेंगे, तब फिर फाइनली स्पर्म बनेगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के जो तमाम स्टेजेस हैं सबको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक। और सर्टोली सेल का मात्र ये काम नहीं है कि खाली न्यूट्रिशन देना, बहुत सारे काम है सर्टोली सेल के, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सर्टोली सेल का, 4-5। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में सिर्फ इसके किस रोल को प्रोजेक्ट किया गया है? न्यूट्रिशन वाले रोल को प्रोजेक्ट किया गया है। और यहाँ पर जब हम आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाएंगे तो वहाँ कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि सर्टोली सेल के कुछ और काम क्या होते हैं।